हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने विद्याकुल परिवार में। बच्चों, आज आपकी ये दूसरी क्लास है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में। यहाँ पर हम अपनी पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जिनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें बहुत महत्व हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो पिछली क्लास की तरह बिल्कुल हम फिर से कुछ एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे, लेकिन इनमें वो चैप्टर्स नहीं है जो पिछली क्लास में कवर किए थे। कुछ चैप्टर्स हमने पिछली क्लास में कवर किया और कुछ चैप्टर्स हम आज यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू -2 निम्न रैखिक समीकरण का एक हल है। आपको बताना है ये x और y के जो मान है ये कौन से समीकरण के हल हैं। तो हम कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा एक काम है कि इन x और y के मानों को बस इस समीकरण में रख के चेक करना है। तो पहले केस में देखते हैं, 2 गुणा 5 प्लस y का मान -2, तो -2 यहाँ रख देते हैं और देखते हैं ये 9 आता है या नहीं आता। 2 पंजे 10 होता है, 10 - 2 9 नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो x है आपका 5 प्लस 3 गुणा y आपका -2 है और बराबर में 9 आना चाहिए। तो 5 और ये -6 बराबर 9 नहीं आता, ये भी खत्म। बात करें ऑप्शन सी की तो 2 गुणा 5 और माइनस यहाँ पर आपका क्या है y। अच्छा, यहाँ पर दूसरे में ऑप्शन 2 नहीं, ये करीब 1 था, ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 9 इसमें था, इसमें 1 था, ठीक है ना। तो बराबर 1, लेकिन फिर भी ये नहीं होता क्योंकि ये -1 है। अब इसमें आ जाते हैं, 2 पंजे 10 और माइनस यहाँ पर y का मान आया आपका -2, ठीक है। तो बराबर 12 है। देख लेते हैं, होता नहीं होता, ये 10 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये आपका आ गया 12 है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। तो चौथे को चेक करने की बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है और उस पर आने वाली संख्या लिख ली जाती है, तब उस संख्या के एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। पासे में आपके जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, और इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5, ये 3 संख्याएं हैं और कुल संख्याएं कितनी है, 6। तो ये आ गया आपका 1/2। तो 1/2 आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। हालांकि 1/2 यहाँ किस रूप में लिखा है, 3/6 के रूप में लिखा है। 1/2 यहाँ किया ही नहीं, इसे हल नहीं किया, तो चाहे 3/6 लिखा होता, 1/2 दोनों ही सही माना जाता। आगे बढ़ते हैं, किसी घनाभ की विमाएं 5 4 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में से दो भुजा वाले काटे घनाभ में से 2 भुजा वाले काटे जा सकने वाले घनों की संख्या बतानी है। तो घन के लिए मैं बता दूं, घन में आपकी सारी विमाएं 2 होंगी क्योंकि इसने भुजा 2 रखने को कहा है। तो एक बात तो ध्यान रखना, ये 4 वाला ठीक है, ये 2 वाला भी ठीक है, लेकिन ये 5 तो 2 के गुणा में आता ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। इधर से 1 सेंटीमीटर खराब जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के जोड़े में से जब काटोगे तो एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर खराब जाएगा। तो हम जानते हैं इन दोनों में क्या कॉमन चीज होगी, वो कॉमन चीज होगी आयतन। आयतन दोनों केस में बराबर होगा, लेकिन आयतन जब आप लोगे तो यहाँ पर इसको 5 को 4 करके इसका आयतन लेना, क्योंकि वो तो बाकी तो वेस्ट जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 घन सेंटीमीटर इधर आएगा। और यहां पर मान लेते हैं x है उन घनों की संख्या जो इससे काटी जा सकती है, तो x गुणा एक घन का आयतन है ना, जितने घन होंगे उससे गुणा करोगे तो इस आयतन के बराबर आना चाहिए। तो x गुणा एक घन का आयतन, और यहां पर हो गया आपका घन सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे ये 32 घन सेंटीमीटर बट्टे में ये 2 घन सेंटीमीटर, यानी कि 8 घन सेंटीमीटर, और बराबर यहां पर आ गया x। 8 चौके 32 यानी कि x बराबर, और ये भी कट गया और 8 चौके 32 हो गया, यानी कि x बराबर 4। यानी कि इस प्रकार के 4 घन इसमें से काटे जा सकते हैं। बच्चों, बात क्लियर है। आपका आंसर गलत कब होगा, जब आप इसे 5 लेकर करेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा गलत। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसको आपको एडजस्ट नहीं करना, इसमें काटे जा सकने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि काटने के बाद 1 1 सेंटीमीटर के 2 चिपका के आप 2 सेंटीमीटर बना लोगे, ऐसा नहीं करना। तो ऑप्शन 4 यहां पर कहां पर है, ऑप्शन 4 तो है ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसीलिए चौथा ऑप्शन भी यहां पर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण 4x बराबर 5 का आलेख क्या होगा। आप जानते हैं 4x बराबर 5 का मतलब है x बराबर 5/4, जिसका मतलब है 1.25। जब आप इसका आलेख बनाएंगे
तो आपको x का मान सीधा सीधा दिया है, y कुछ भी हो x का मान 1.25 होगा, y कुछ भी हो, यानी कि ये जो रेखा बनेगी ये कैसे बनेगी, y के समांतर, y अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी x का मान सीधे सीधे दिया गया हो तो y के समांतर होती है, और y का मान दिया हो तो x के समांतर रेखा बनती है, ये बात ध्यान रखना, आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। वृत्त के किसी चाप और इस चाप के अंत बिंदुओं, ध्यान रखना, वृत्त के किसी चाप, वृत्त का कोई एक चाप ले लिया हमने, मान लो आपने ले लिया वृत्त का ये चाप, और इसके अंत बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं, इसके अंत बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, हम जानते हैं ये त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, चलो, आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, दिख रहा है, जीवाएं ए बी सी डी क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की लंबाई वाले हैं। जीवाएं जो ए बी और सी डी है, तो ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर और सी डी है आपका 6 सेंटीमीटर। वृत्त के अंदर ये कोण भी बना रही है, ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा कोण बड़ा होगा। आप जानते हैं जो भुजा ज्यादा बड़ी होगी उसके सामने का कोण ज्यादा बड़ा होगा, बाकी सारी भुजाएं तो बराबर है, बस एक भुजा का फर्क है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इसका मुंह ज्यादा खुला होगा तभी ये बड़ी होगी, तो y जो होगा x से बड़ा होगा, y x से बड़ा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया ठीक। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और देखो, दी हुई आकृति में y का मान आपको बताना है, तो सुनो मेरी बात, y का मान बताना इसमें कौन सी बड़ी बात है, खामखा कंफ्यूज करने के लिए x दिया हो कि आप x के बराबर देखेंगे, सीधी सी बात है। देखो ये 70 है, हमें पता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के सापेक्षिक आधार पर बने कोण के, या कह सकते हो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये दुगना होगा इससे, तो ये 35, ये 70 है तो ये 35 होना चाहिए, ये हो गया 35, y का मान होगा 35, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, खामखा यहाँ पर x लिख के आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। और देखो बच्चों, समीकरण 3x + 12 बराबर 0 का निम्न के रूप में ज्यामितीय निरूपण कीजिए, एक चर वाली, ठीक है, एक चर वाली समीकरण को के रूप में, और दो चर वाली। एक चर वाली समीकरण के रूप में जब करेंगे तो आपको एक रेखा बनानी होती है, केवल एक रेखा, यहां पर आपको क्या करना होता है, 0 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2, कुछ इस तरह से एक रेखा बनानी होती है, और आप इसको लेते हैं 3x + 12 = 0, जब इसको आप आगे हल करेंगे तो 3x = -12, तो यहाँ पर हो जाएगा x = -12/3, दैट इज x = -4। तो यहाँ एक ही चर वाला होता है, ये ग्राफ है ना, एक ही चर वाला होता है, तो यहाँ y चर का कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे सीधे जहाँ x आपका -4 हो वहीं टिक कर दो, बस खत्म। तो ये रहा, ये हमने दिखा दिया x बराबर -4, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, दो चर वाले में आपको इसको दिखाना है, तो दो चर वाले के लिए आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y दिया ही नहीं है, आपका x -4 यहाँ आया था, ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स इधर भी रख देता हूं मैं और कुछ पॉइंट्स इधर, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको सीधे सीधे ये कहा गया x -4 होगा, तो y कुछ भी हो, यहाँ तो दूसरा पॉइंट भी है कि y भी होना चाहिए, तो y मैं कह रहा हूँ 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, x 4 है, क्योंकि देखो यहाँ पर y दिया ही नहीं है, y दिया ही नहीं है, मतलब y कुछ भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू ही रहेगी, यानी कि एक पे भी इस पे भी, यानी कि एक तरह से ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, और इसको हम बोलेंगे 2x + 12 = 0 का ग्राफ। ठीक है, तो ये हो चुका है, तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको पता है जब x का मान सीधे सीधे मिल रहा हो तो y के समांतर रेखा बनेगी, थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया मैंने। समीकरण 2x + 1 और x - 3 के निम्न में से कितने हल हैं, संख्या रेखा पर निम्न में कितने हल है, तो संख्या रेखा पर कितने हल होंगे, संख्या रेखा पर इसका एक ही हल होगा, संख्या रेखा पर इसका एक ही हल होगा। अभी आपने देखा पिछले ही क्वेश्चन में संख्या रेखा पर केवल एक हल है, एक ही बिंदु है ना वो, क्योंकि यहां भी देखो y नहीं है, प्रॉब्लम ये है, तो यहां पर 2x + 1 बराबर x - 3
तो यहाँ पर 2x माइनस एक्स ये इधर आ जाएगा और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये -3 -1, तो यहाँ पर x बराबर ये भी सेम आ गया, x बराबर -4। तो संख्या रेखा पर इसका केवल एक हल होगा, अभी अभी आपने देखा, और कार्तीय तल पे इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि देखो कई बिंदु यहाँ पर होते हैं, एक रेखा बन रही है, रेखा का मतलब अनंत बिंदु। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो केवल एक हल, एक हल, और ऑप्शन बी की बात करूं तो अनंत हल, अनंत हल, और दोनों ही केसेस में आप यहां पर आंसर दे चुके हो। ठीक है, ऊंचाई 3.5 मीटर और आधार त्रिज्या 12 मीटर वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कैनवस की आवश्यकता होगी? लिखा है कि ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आधार त्रिज्या भी दे रखी है, शंक्वाकार तंबू बनाना है। तो इसमें आपसे पूछा गया कितने कैनवस की आवश्यकता होगी, तो कैनवस कभी फर्श पे लगाया नहीं जाता, यानी कि आपको शंकु में ये जो हिस्सा है कोन वाला, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको शंकु का चाहिए, उसके लिए आपको एल भी यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखना, आपको दिया है शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर 3.5 सेंटीमीटर, मीटर, आधार त्रिज्या जिसको हम r बोलेंगे यहाँ पर, वो है आपका 12 मीटर। और अभी आपको निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L बोलेंगे, वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर L निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ पर h² प्लस r², या r² प्लस h², कोई फर्क नहीं पड़ता। h कितना है आपका 3.5 का स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25 प्लस 144। इसको आगे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ध्यान देना, इसमें 12 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 156, 156.25। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, 13 हम 130, 13 दूनी 26, ठीक है, 12 को 13 से 12 तो हो जाएगा 12.25, नहीं 12.25 नहीं, 12 12 को 13 से किया, हाँ, तो ये 12.25 ही होगा। ठीक है, 12.25 बाहर, रूट से बाहर आके, ये रूट में था, वो रूट से बाहर आने के बाद इतना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ कोई डाउट किसी को, यहाँ किस तरह का कोई भी डाउट किसी को? 12.25 122, एक बार देख लेता हूँ, रुको, 12.5, सॉरी 12.5, 25 नहीं, हाँ 12.5, ये थोड़ा सा लग रहा था मुझे। तो तीनों चीजें यहाँ पर निकल चुकी हैं बच्चों। अभी आपको क्या करना है, आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है, आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल। तो शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाई आर एल से। पाई आप ले लीजिए, आर कितना है आपका, आर है आपका 12 मीटर, और एल कितना निकला आपका 12.5। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। 22 ने कहा है 22/7 लेने को, तो आप 22/7 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
आर आपका 12 है और ये 125/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ कटता तो नहीं दिख रहा मुझे, बस ये 5 हो सकता है कट के, उससे ये 11 हो जाएगा। तो इसको 5 कर देते हैं 2 से काट के। ठीक है, 2 से काटा तो इसको कर दिया आपने 11 है। ठीक है, अभी 5 से इसको काट सकते हैं आप, इसको वैसे तो ठीक है। 5 दूनी 10, 2 25, 5 पचे 25, तो ये 25 है। तो यहां पर नीचे तो आ गया आपका 7, नीचे 7 आ गए, ऊपर 11 गुणा 12 गुणा 25, 25 को 12 से करोगे तो 300 होगा, और 300 को 11 से गुणा करोगे तो 3300 हो जाएगा। 3300/7 वर्ग मीटर। इसे आप काटना चाहो तो काट के भी आंसर लिख सकते हो। 7 चौके 28, 28 5 बचा, 7 सते 49 है ना, 49, एक बचा 0, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर लगभग 7 चौक 28 और 2 बचा, तो 7 3 21, यानी कि 47.143 घन मीटर। इस तरह से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर। और बढ़ते हैं आगे। लिखा है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसे बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे आप आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जब आप व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या मुझे लगता है वह 17 होगी। 17 के बाद यहां पर 23 है, 23 से छोटा कोई है नहीं, तो 23 होगा। 23 के बाद 57 छोटा है, 46 46 छोटा 33, 33 छोटा 29, 29 छोटा 28, 28 छोटा कोई है नहीं, तो 28। फिर उसके बाद 29 भी है, 29 आपका हो गया, 17 हो गया, यहाँ पर 23 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया। अब बचा है 30, 30 हो गया, 33, 33 हो गया, फिर उसके बाद 34, और उसके बाद 46 57, 46 और 57, सब कुछ अरेंज हो गया। 34 भी हो गया, 46 भी, 57 सब खत्म, एक भी संख्या नहीं बची। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहां n बराबर 9 है, तो माध्यक बराबर क्या होगा, n+1/2 वहां पद, यानी कि 9 + 1/2 वहां पद, बराबर 10/2 वहां पद, बराबर 5 वहां पद, बराबर 5वां पद 1 2 3 4 5 30, 30, और ये 30 आ गया आपका आंसर बच्चों। यहां पर 30 मैं नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 30, ठीक है ना। 30 आ गया माध्यक। यदि प्रेषक 23 को हटा दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक, प्रेक्षण 23, प्रेक्षण 23 को हटाने पर आपके जो आंकड़े होंगे वो क्या होंगे, ये 23 हटा दो, 17 28 29 30, 17 28 29 30, 33 34 46 57, 33 34 46 57, तो n बराबर कितना हो जाएगा इस बार, 8। तो माध्यक जो होगा, आपका जो माध्यक निकलेगा वो हो जाएगा n, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये सम है तो आपको यहां बताया था n/2 वहां पद भी लोगे और प्लस करोगे इसमें n,
n/2 प्लस 1 वां पद और बट्टे में 2, यानी कि दोनों का क्या करोगे, माध्य निकाल दोगे। तो n/2 पद यानी कि चौथा पद देख लेते हैं, 8/2 पद और प्लस 8/2 मतलब 8/2 प्लस 1 वां पद और बट्टे में 2। यहां पर देखोगे तो 4वां पद या चौथा पद आप कह सकते हो, यहां चौथा पद और प्लस यहां 5वां पद, आप देखोगे 5वां पद और बट्टे में 2। तो चौथा पद क्या है आप देखो, 1 2 3 4 30 और 5वां पद क्या है 33। 30 और 33 का एवरेज आपका निकलेगा ये 63/2 यानी कि 31.5। ये आपका माध्यक निकल गया इस केस में। तो दोनों स्थितियों में बच्चों हम इसे हल कर चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो बच्चों, लिखा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण P माइनस कोण R बराबर 50 है तो कोण P और कोण R की मापें ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को यहां पर हल करते हैं। पहले हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज के केस में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के केस में अगर आपको चतुर्भुज जो मिलता है, ध्यान रखना कोई भी चतुर्भुज हो, अगर वो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 मिलता है, या इन कोणों की बात करो तो ये 180 मिलेगा। तो कोण P और कोण R की बात की जा रही है यहां पे। तो हम जानते हैं क्योंकि कोण पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होगा। ये क्या है, सम्मुख कोणों के योग, सम्मुख कोणों के योग, ठीक है। और इसको ले लो समीकरण 1। अब इसके साथ ही आपको दिया है कोण P माइनस कोण R, ये पहले से आपको दिया है, ये है 50 डिग्री। आप क्या करोगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ दोगे। मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूं इसे। समीकरण, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप जोड़ेंगे तो R से R कट जाएगा। ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिखता हूं कोण P प्लस कोण R और बराबर 180 डिग्री और कोण P माइनस कोण R बराबर 50 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आप देखिए R से R खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोण 2P बराबर 230 डिग्री। तो यहाँ पर कोण P बराबर हो जाएगा 2, कोण P था ये, तो 2 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा और ये मिलेगा 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां मिल गया आपको 115 डिग्री। ध्यान देना, अब कोण P अगर 115 मिल रहा है तो कोण R क्या होगा वो देख लेते हैं। कोण P बराबर 50 डिग्री, 115 डिग्री, 115 डिग्री का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में जब इसका मान रखोगे, समीकरण 1 क्या है आपका, वो देखो कोण P प्लस कोण R 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री है। ये कोण P का मान है 115, तो यहां हो जाएगा 115 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, और यहां पर बच्चों कोण R बराबर आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री।
और फाइनली आपको मिलेगा कोण आर बराबर 180 में से 115 गए, कितना बचा बच्चों? ये बचा आपका 65 डिग्री। ठीक है, तो कोण आपको P बताना था, कोण R बताना था, तो ये फाइनली आंसर लिख दो एक साथ। अतः कोण P बराबर 115 डिग्री है तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, लिखा है यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग किया जाए तो परिणाम 27 प्राप्त होता है। गोले की त्रिज्या बताइए। तो सबसे पहले माना, यहां पर क्या करेंगे, माना गोले की त्रिज्या, क्योंकि इसके बिना तो आयतन हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो माना गोले की त्रिज्या बराबर R है ना? तो गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग करना है। तो गोले का, देखो, गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बराबर 27, जैसा कि इसने प्रश्न में दिया था। जब इसको भाग करेंगे तो 27 प्राप्त होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, पहले वो देखो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये है 27। आपको बताना है आर क्या होगा, तो देख लेते हैं आर क्या होगा। पाई से पाई खत्म होगा पहले तो, ठीक है। और उसके साथ साथ जब ये 4 यहां पर बट्टे में है, अब ये पलट के यहाँ गुणा होता है, जो भाग में होता है, ध्यान रखना। तो 1/4 यहाँ गुणा अगर करेंगे तो 4 से 4 कट के 1/3 आएगा पहले तो। और आर स्क्वायर से भी ये 3 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार आर है, यहाँ 3 बार है, तो 1 बार आर बचेगा। तो 1/3 आर बराबर 27 मिलेगा यहाँ पर आपको। बात समझ में आ गई? 1/3 आर बराबर 27। फाइनली आप देखोगे यहाँ पर, तो आर बराबर 3 जो बट्टे में है वो 27 के साथ गुणा में हो जाएगा। और आर बराबर आप कह सकते हो 81 आ गया। यानी कि त्रिज्या उसकी कितनी है, 81 है। ये बात ध्यान रखना। बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, एओबी 110 है और बीसीडी आपको ज्ञात करना है। ध्यान देना, एओबी कितना है, 110, ये दिया है। आपको ज्ञात करना है बीसीडी, यानी कि ये देखो ध्यान से। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ये 110 है तो इसके पीछे वाला कोण कितना होगा, क्योंकि टोटल होता है 360। टोटल 110 ये अकेले है, तो ये पीछे होगा 250। अब ये 250 यानी कि इस चाप, ये जो चाप है 250 का कोण बना रहा है, ये वाला चाप। तो वृत्त के शेष भाग पर बना कोण आधा होगा इसका, क्योंकि केंद्र पर बना कोण है ना। इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है वृत्त के शेष भाग बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये आधा होगा, ये 125 होगा। अब ये 125 है, तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म में है और ये मिलाकर 180 होता है। तो पूरा प्रोसेस तो यहीं से क्लियर है और आंसर भी है। लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, इसको करना है। तो कैसे करोगे ये देखो। सबसे पहले बात करें, यहां पर हम निकालेंगे, हमें दिया है कोण ए ओ बी बराबर 110 डिग्री। तो हम सबसे पहले प्रतिवर्ती निकालेंगे। प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110, और ये निकलेगा 250। प्रतिवर्ती मतलब ए ओ बी प्रतिवर्ती, यानी कि जो 180 से बड़ा है वो कोण आपका कितना निकला, 250। ठीक है, अब ये 250 है, तो कोण, अब हम बात करें कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, हाफ। हाफ किसका, प्रतिवर्ती कोण AOB का। AOB का ये जो कोण है इसका ये हाफ होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 250 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा 125 डिग्री। हम यहां तक पहुंच गए, ये 125 निकल गया।
अब जो आखिरी स्टेप है उसका वो मैं अगले पेज पे लिखता हूं। आखिरी स्टेप क्या है, एसीबी जो था आपका, जो हमने निकाला अभी, एसीबी और बीसीडी जो कि पूछा गया आपसे, इन दोनों को जोड़कर 180 लिखना है। एसीबी और बीसीडी लिख लेते हैं। कोण एसीबी प्लस कोण बीसीडी बराबर 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म बन रहे हैं ये, है ना, एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं। एसीबी आपने निकाला 125 डिग्री और प्लस बीसीडी जो कि आपसे पूछा गया था, आसानी से ये बीसीडी आपका निकल जाएगा 65 डिग्री, है ना। तो जो पूछा गया था वो निकल चुका है, अतः कोण बीसीडी बराबर 65 डिग्री, और दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है, किस तरह का कोई डाउट यहां पर नहीं है। यहां देखिए दी हुई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, अच्छी बात है। प्रतिवर्ती एओबी, देखो यहां पर प्रतिवर्ती एओबी दिया है, नहीं दिया, मान निकालना है। प्रतिवर्ती एओबी का मतलब देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने प्रतिवर्ती वर्ड यूज किया था और आप समझ गए होंगे प्रतिवर्ती का मतलब क्या है। एक तो एओबी ये है और प्रतिवर्ती एओबी आपका ये होगा, ये बड़ा वाला जो कोण है 180 से जो ज्यादा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो चित्र में आपका ओएसी, कोण ओएसी दिया है 40, कोण आपका ओसीए, ओसीए निकाल लेता हूं मैं। ओसीए क्या होगा, वो भी कोण ओएसी के बराबर होगा और वो भी 40 होगा। ओसीए यानी कि ये भी 40 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ओसी और ओए क्या है, बराबर भुजाएं हैं, है ना। और यहाँ रीजन लिख सकते हो, अगर आपको रीजन लिखना हो तो यहाँ रीजन लिख लो और 40 नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ रीजन क्या होगा, बराबर भुजाओं ओए और ओसी, ओए तथा ओसी के सम्मुख कोण, है ना। त्रिभुज के, हाँ ये भी लिख देता हूं, त्रिभुज के, क्योंकि एक त्रिभुज के नजरिए से उसको देखो, बराबर त्रिभुज के बराबर भुजाओं, है ना, इसलिए। चलो ये 40 गया, बिल्कुल वैसे ही उसी रीजन से यहाँ पर सबसे पहले ये ओबीसी लिखो, ओबीसी बराबर आपका 30 है यहाँ पर। तो कोण ऐसे ही ओसीबी, ओसीबी ये कितना हो जाएगा, कोण ओबीसी के इक्वल, और वो 30 है, वो भी 30 हो जाएगा। देखो रीजन बिल्कुल सेम, ठीक है। अब ये कोण आपका 40 निकल गया, ये कोण निकल गया 30, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से सुनना, अभी 40 30 कितने हो गए, 70। तो कोण एसीबी, अब मैं बात करता हूं कोण एसीबी की, कोण एसीबी बराबर कोण ओसीए, कोण ओसीए प्लस जो भी आपने निकाला, और यहाँ ओसीबी जो निकाला था आपने, ओसीबी ये कितना निकाला था आपने, ओसीए आपका 40, ओसीबी 30, तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। ये भी निकल गया 70, एसीबी 70 निकल गया, एसीबी निकल गया, तो अब एओबी निकल जाएगा और फिर प्रतिवर्ती एओबी निकाल देना। एओबी निकालो अब, कोण एओबी बराबर, अब कोण एओबी इसका डबल होगा एसीबी का, कोण एसीबी का, ध्यान देना, एसीबी का डबल क्यों, कोण एओबी एसीबी का डबल क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, तो 70 का दुगना होगा, सीधी सी बात है। तो 2 गुणा 70 और ये हो गया 140, कितना आ गया, ये एओबी 140 आ गया।
तो आपको AOB मिल गया। अब प्रतिवर्ती AOB निकालना है, यानी कि ये पीछे वाला वही निकालना था, हम उसी पहुंच गए। प्रतिवर्ती कोण AOB वो होता है 360 में से इसको माइनस कर दो 140 को, ये हो जाएगा 220। और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो था ना बच्चों मजेदार क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर रैखिक समीकरण को आपको x के लिए हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। हमारे पास समीकरण दिया है 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 बराबर 2x प्लस 3/4। यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहला काम तो 5 4 4 इनका एलसीएम होगा आपका 20, तो 20 से दोनों तरफ गुणा कर दो। मैं लिखूंगा यहाँ पर दोनों तरफ 20 से गुणा करने पर, जब 20 से इसको करोगे तो 20 से 5 कट के 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 20 से गुणा करोगे तो 4 से 20 कट के 5 हो जाएगा, तो 5 x प्लस 3 5 से गुणा हो जाएगा, बराबर यहाँ भी 5, क्योंकि यहाँ भी 4 है, तो 4 पंजे 20 होता है, तो 2x प्लस 3 गुणा 5। यहाँ तक पहुँच गए। ये सिंपल सा तरीका बताते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में आ जाएगा सॉल्व करके, और आंसर भी आ जाएगा फिर, क्योंकि एक ही चर है। तो यहाँ 8x माइनस 12 है प्लस 5x प्लस 15 है बराबर यहाँ 10x प्लस 15 है। सभी x वालों को एक तरफ कर लो। 8x 5x, तो ये 8 5 13 है x माइनस 10x जो इधर था, तो x वाले सारे खत्म। अब 12 में से 15 गए, ये 15 है, 15 में से 12, क्योंकि 15 प्लस का है 12 माइनस का है, तो प्लस का 3 बचा, और वो प्लस का 15 है, तो यह एक काम करो, ये 3 बचा ना, अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख लो और उधर 15 रहने दो। x को हम इधर ले आए हैं, 13x में से 10x गया, 3x बचा, ये 3 उधर चला गया, तो 15 में से माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आपको यहां मिल जाएगा 3x बराबर 3 उधर जाके माइनस हो 12 हो गया, तो ये मिल गया 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3, यानी कि x बराबर 4, और ये प्रश्न यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, यहाँ पर a का मान आपको बताना है, तो चलिए आपके पास है क्या, a प्लस 3 बट्टे a प्लस 2, सॉरी a माइनस 2, यहाँ a प्लस 2 बट्टे a प्लस 7। तो सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करने पर a प्लस 3 गुणा a प्लस 7 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर a प्लस 2 था, और ये a माइनस 2 इधर गुणा हो जाएगा। मैं यहाँ पर दोनों ही तरफ सूत्रों का प्रयोग करूंगा, क्योंकि उसी से संबंधित चैप्टर से प्रश्न भी है। यहाँ x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में देखूं तो पहले x स्क्वायर होता है, जो कि a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a प्लस बी एक्स होता है, a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7, और x की जगह पे a है, और प्लस a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। इधर तो ये सूत्र लग गया, और इधर a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अभी सॉल्व करता हूँ मैं इसे, a स्क्वायर प्लस का 7 प्लस 3 10a, और प्लस का 21, और बराबर यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस 4। अब देखो a स्क्वायर इधर है, वो a स्क्वायर इधर आके माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10a इधर है पहले से ही, और वहां पर माइनस का 4 है, 21 इधर प्लस था, 21 इधर आके माइनस का हो गया। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां बचा आपका 10a बराबर माइनस 4 माइनस 21, ये हो जाएगा माइनस का 25। दस ए बराबर माइनस का 25 को दोबारा क्या ही लिखे, हम सिर्फ a बराबर लिखते हैं। यहाँ माइनस का 25 है, बट्टे में 10 है, जिससे कटता हो आप काटें, और a के लिए हल हो गया ये। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो माइनस का 5/2, ये हो गया इसका आंसर, a का मान आपका निकल गया। तो था ना बच्चों सिंपल क्वेश्चन। किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों।
यहाँ देखिए, प्रायिकता का एक प्रश्न आप सभी के सामने है। किसी थैले में कार्ड रखे हुए हैं जिन पर 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं। इस थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस कार्ड पर एक संख्या लिखी हो। एक संख्या लिखी हो, कौन सी? 5 से गुणज। 5 से गुणज देखो, एक तो 5, 15, 25, 35, ये सब 5 के गुणज है। साथ ही साथ 10, 20, 30 ये भी है। तो 10 से शुरू करो तो 10, 20 ऐसे करके 100 तक कितने हो गए? ये 10 संख्याएं। और 5, 15, 25 ऐसे करें 95 तक, ये भी 10, तो 20 संख्याएं हो गई कुल। तो एक ही बात करूं तो प्रायिकता होगी आपकी 20 बट्टे, और टोटल संख्याएं कितनी है? 100, यानी कि 1/5। और बी की बात करूं जो 80 से बड़ी या बराबर है, तो 80 से बड़ी या बराबर में आप ध्यान से देखिए, आप इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया, आप वैसे ही लिखेंगे। 80 भी इंक्लूड होगा उसमें, 80 के बराबर भी का, और 81 से लेके 100 तक 20 संख्याएं हो गई, लेकिन उसमें एक संख्या और लेनी है 80, तो वो होगी 21 संख्या, 21/100। इसको दशमलव में आप 0.21 लिख सकते हैं, और इसको दशमलव में 0.20 या 2 इतना लिख सकते हैं, और ये प्रश्न भी आपका हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर ये भी प्रायिकता से संबंधित है। बारंबारता बंटन सारणी में 2500 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। यहाँ पर 2500 विद्यार्थी हैं कुल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक विद्यार्थी यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस विद्यार्थी द्वारा 80% से अधिक अंक प्राप्त होंगे या 60% से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो दोनों की बात करूं, 80 से अधिक तो यहाँ पर हैं 300 लोग, और टोटल 2500 हैं। तो पहले वाले में तो आप समझ रहे हैं सीधे सीधे क्या होगा, पहले वाले में ये 300 होगा और बट्टे 2500, यानी कि 2 जीरो काट दें तो 3/25 आंसर होगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में बात करूं, 60% से अधिक अंक, 60% से अधिक वाले ये भी हैं और ये भी 60% से अधिक है, ये दोनों ही होगा ना 60% से अधिक, क्योंकि 80 से अधिक वाले भी तो 60 से अधिक हैं। तो 750 इस केस में क्या होगा, 750 प्लस 300 बट्टे में यहां पर 2500। तो यहां पर 750 में 300, तो ये 1050 होगा, और बट्टे में 2500 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अभी आप इसे 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 1 जीरो, तो 5 दूनी 10, 21, यहाँ आ गया 21/50। 21/50 आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये दशमलव में भी नीचे वाला निकाला जा सकता है, इस दशमलव में शांत दशमलव आएगा तो आप लिख सकते हैं चाहे तो, है ना, जो कि आएगा 0.42। आप कैलकुलेट करें, 0.42 आएगा, है ना, क्योंकि नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, ऊपर 2 से किया तो 42 हो गया, तो 42/100 क्या होता है, 0.42, है ना, क्लियर है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने एक और प्रश्न है यहाँ पर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक खोखले घन में एक ठोस गोला रखा है जो उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि घन में एक गोला रखा है और गोला जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो कुछ खाली जगह भी हो रही है कोने कोने पे, यहाँ तो टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ नीचे भी टच है, साइड पूरा टच टच है। पूरा टच होने का मतलब जो इस घन की भुजा होगी वही गोले का व्यास होगा। तो देखो, घन की भुजा बराबर, घन की भुजा को हम ए मान लेते हैं, ए बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना। तो घन का आयतन बराबर ए की घात 3, यानी कि 4 सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 घन सेंटीमीटर, ये हो गया। अब बात करते हैं गोले की। तो गोले गोले का व्यास, पहले व्यास ही लिखेंगे क्योंकि व्यास भुजा के बराबर है, और यहाँ घन की भुजा, भुजा, तो ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या बराबर कितनी, 4/2
सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये गोले की त्रिज्या निकल गई। अब गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन की गोला कितना आयतन ले रहा है घन में से, वो होगा 4/3। और जो भी भुजा है, इसको आर अगर ले लूँ मैं, त्रिज्या को आर तो ले ही लो, आर, तो आर की घात 3, पाई आर की घात 3, यहाँ पाई भी है। तो 4/3 पाई 2 की घात 3, यानी कि 4/3 पाई यहाँ पर 8, तो 32/3 पाई ये आया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो पाई का मान क्या लेना, 3.14 लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि और कुछ तो कटेगा नहीं यहाँ कहीं। तो 32/3 है, यहाँ 22/7 को 3.14 अपॉन यहाँ पर 100 मतलब पॉइंट भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई को हम 314/100 भी लेते हैं, ध्यान रखना। अब ये जिससे 3 से जो कट रहा हो काट दो, ताकि दशमलव में ही निकल आए, दशमलव में निकाल दो इसे, नहीं तो घटेगा नहीं। तो 3 से किसको काटोगे आप देखोगे यहाँ 3 से अगर इसको काटे हम, तो आ गया ये 3 एकम 3, फिर 0, ठीक है ना, क्योंकि एक तो जाएगा नहीं। फिर 14 आ गया, तो 14 के लिए 3 चौके 12 है, फिर पॉइंट 12 के बाद आपका आया 2 0, 3 छिके 18 है, फिर 3 छिके 18 है, यहाँ 7 करके कहानी ख़त्म करो। तो ये तो कट गया। अब ऊपर आ गया 32 में जब 104 जोड़ोगे तो ये 136 हो गया ना, 136.67 आ रहा है, और बट्टे में 100 है। 100 का मतलब अभी 2 और अंक यहाँ पर छोड़ने हैं, ध्यान रखना, है ना, 2 अंक और छोड़ने हैं। यहाँ पर आपका 64 घन सेंटीमीटर आया था, यहाँ थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ है, रुको 1 मिनट। अच्छा 32 से अभी गुणा करना था, मैंने जोड़ दिया, ये क्या कर दिया भाई, इतना बड़ा पाप। चलो 32 इसको गुणा कर लेते हैं। 32 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको देखो, मैं कर ही देता हूँ, है ना, समय लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। 32 से जब इसको गुणा करेंगे तो 2 सते 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, 2 छिक 12, 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 0 0 2 यहाँ हो गया ये, 3 सत्ता 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 छक्का 18, 18 2 20, 20 का 0 हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 का 0 का 0 और वो हासिल लिख दो 1, और 3 एकम 3, ये हो गया 4 3 1 4 9 4 2 1 3 3। दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ने, क्योंकि गुणा था और बट्टे में 100 भी है, तो यहाँ 3349.44 आया, और यहाँ पर हो जाएगा ये 33.4944, है ना, ये आ गया, जिसको हम 33.5 लगभग लगभग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 33.5 लगभग, बहुत नज़दीक है इसका ये, बड़ी आसानी से सारा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 9 है, 9 4 है, तो वो है ना, 33.5 घन सेंटीमीटर। अभी बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये घटाना है किस में से, गोले में से, क्योंकि आपको रिक्त स्थान का आयतन बताना था। गोले और घन के बीच रिक्त स्थान, जो खाली जगह है। चलो यहाँ कर लेते हैं, गोले तथा घन के बीच रिक्त स्थान बराबर, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आप लिखेंगे घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, गोले का आयतन। यहां पर बच्चों घन का आयतन जो आपका आया था वो कितना आया था, आप देखिए 64 आया था, 64 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर।
और माइनस यहाँ पर जो आपका आया है वो कितना आया है आपका 33.5, यहाँ 33.5 घन सेंटीमीटर। तो जब इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 30.5 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है आपका, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण 3x प्लस वाई का आलेख खींचिए, साथ ही उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। तो आलेख खींचने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। आपके पास ये 3x प्लस वाई बराबर 6 है, तो सबसे पहले इसे y बराबर 6 माइनस 3x ऐसे लिख लो। ऐसा क्यों? ताकि हम x का मान रखते जाएं। x का मान पहले 0 रख के देख लो, 0 रखने पर तो y बराबर 6 माइनस 3 और ये 0, और यहाँ पर 6 माइनस 0 बराबर 6। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हमें इसका आलेख खींचना है तो 2 से 3 बिंदु हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखो x का मान x का मान यहाँ पर 1 रखने पर, 1 रखने, र तो लिखा ही नहीं, रखने पर तो 1 जब रखते हैं तो y बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 3, जो कि हो जाएगा आपका y बराबर 3। तो यहाँ पर आपने देखा ये आ गया। अभी हम फिर से x का मान एक बार और रखेंगे। x का मान 3 बिंदु हम निकाल लेते हैं कम से कम। x का मान इस बार हम रखेंगे 2, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2, 2 रखने पर तो y बराबर अब क्या आएगा, 6 माइनस क्या है आपका 3 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 बराबर 0। तो आपके पास जो 3 बिंदु मिले वो तीनों बिंदु मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y आ गया। x का मान आपने रखा था 0, 1, 2। जब आपने x का मान 0 रखा तो y आया था आपका 6। जब x का मान 1 रखा था तो y आपका कितना आया था, 3। और जब x आपने 2 रखा तो ये आ गया 0। तो आप इसका ग्राफ खुद बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल सा काम है, 0, 6, 1, 3, 2, 0। एक बार मैं ही बना देता हूँ, चलो। जब आपका x 0 था तो y था 6। यहाँ तो इस पे तो बनेगा नहीं, ऐसे बनेगा। जब x 0 है तो y है 6, 6 ले लेता हूँ यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, तो आपने देखा जब x आपने कितना लिया था 0 तो y 6 आया था, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु तो ये हो गया। जब x आपने लिया 2 तो 1 तो y 3, x 1 लिया तो y 3, यानी कि यहाँ पे कहीं। और जब आपने x लिया 2 तो y 0, x 2 लिया तो y 0। यानी कि जो ग्राफ आपका बन रहा है बड़ा सिंपल सा, ये आपको दिख रहा है, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, आप देखोगे ये पॉइंट था आपका 0, x 0 y 6, ये पॉइंट था आपका x 1 y 3, और यहाँ पर था आपका x 2 और y 0। इसके बाद आलेख खींच लिया हमने, साथ ही उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये आलेख x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। x अक्ष और y अक्ष को जहां ये प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु आपके सामने हैं, आप उन बिंदु को बता सकते हैं। आप आगे लिख सकते हैं, यह आलेख x अक्ष को किस पर, x अक्ष को 2 0 पर तथा y अक्ष को 0 6 पर काटता है। ये रहा, खत्म, क्वेश्चन खत्म।
कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल लगे होंगे आपके। आपके आपको क्या करना है बच्चों, इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितने प्रश्न यहाँ पर सिखाए गए हैं। और सिर्फ़ ये प्रश्न ही आपको नहीं करने आने चाहिए, बल्कि आपको क्या करना है ना, इनको समझ के करना है, बिल्कुल। एक-एक क्वेश्चन को आपको समझ के ही सॉल्व करना है बच्चों, अगर इसको इनको समझ के करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इसी टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, कई बार आपके प्रश्न बिल्कुल सेम मैच कर जाएँगे और कई बार मैच तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन का टाइप ज़रूर मैच करेगा। तो आप इनको समझ के करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा बच्चों, और बहुत अच्छे मार्क्स की आपके आने के चांसेस भी होंगे। तो चलिए शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को आज के लिए कहता हूँ बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।